लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा। इन लॉज को समझने से पहले हमें दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, फिजिकल चेंज का मीनिंग है जब कोई भी चेंज होता है और सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है। फिजिकल स्टेट का मीनिंग हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कंपाउंड चेंज नहीं होता, उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आइस है, H2O आइस की फॉर्म में है और ये आइस मेल्ट होती है, H2O लिक्विड हमारे पास बनता है जिसे हम वाटर कहते हैं। सो वी कैन से इस चेंज के दौरान कंपाउंड नहीं बदला, कंपाउंड सेम रहा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में बदल जाता है, उसे भी फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो कंपाउंड अगर सेम रहे और उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सिर्फ उसे ही फिजिकल चेंज कहा जाएगा। सिमिलरली, अगर मैं केमिकल चेंज कहता हूं तो केमिकल चेंज का मीनिंग है जब कंपाउंड ही बदल जाए, जब एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए या बनने वाली चीज रिएक्टेंट से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और H2O हमारे पास फॉर्म होता है। हमारे पास एलिमेंट थे, एलिमेंट कंबाइन हो गए, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां रिएक्शन हुई है, यहां कॉम्बिनेशन हुआ है। हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, लेकिन इनसे बनने वाला प्रोडक्ट फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी प्रोसेस के दौरान कंपाउंड बदल जाए, सब्सटेंस बदल जाए, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाए, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। तो ये दोनों बातें हमें सबसे पहले याद रहें इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले। सबसे पहला लॉ हम यहां पर कंसिडर करेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। इस तरह से फर्स्ट डेफिनेशन याद रख सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। एक और डेफिनेशन जिसका हमें यूज करना होगा, इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। In all the physical and chemical change, total mass of reactant is always equal to total mass of product। Or we can say total mass of reactant is equal to total mass of product। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली डेफिनेशन कहती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, और दूसरी डेफिनेशन कहती है, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान
total mass of reactant is always equal to total mass of product. For example, CH4 plus O2 gives you CO2 and twice H2. इस तरह से मीथेन का कंबशन होता है। क्योंकि सब्सटेंस चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज कहलाया जाएगा। अब जरा रिएक्टेंट का टोटल मास देखते हैं। CH4 का टोटल मॉलिक्यूलर मास कह लो या मास कह लो 16 ग्राम, O2 it is 32, twice O2 means 64 ग्राम, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट this is 44, 18 to the this is 36. So we can say reactant हमारे पास इतना है, प्रोडक्ट हमारे पास इतना है। अगर इन दोनों का टोटल किया जाए 64 plus 16, so we can understand 80 ग्राम, और प्रोडक्ट का अगर टोटल मास का सम किया जाए तो ये भी हमारे पास है 80 ग्राम। So we can say total mass of reactant is equal to total mass of product. तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए है, न्यूक्लियर चेंज के लिए नहीं है। ओनली एप्लीकेबल टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जरा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल इस लॉ के बेसिस पे दिया जाता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए। लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम नंबर 1। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट reacts with 4 gram of NaCl to give 5 gram of AgCl and some amount of NaNO3. Find out amount of NaNO3। क्वेश्चन ये आया, सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करता है, हमें AgCl और सोडियम नाइट्रेट मिलता है, हमें बताना है कितना सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन ऐसे जो स्टेटमेंट में कहा गया है, AgNO3 reacts with NaCl to give AgCl and NaNO3, ये हमसे कहा गया है। स्टेटमेंट में हमें वेट भी गिवन है, 2 ग्राम ऑफ AgNO3, दिस इज 2 ग्राम, NaCl, दिस इज 4 ग्राम, AgCl, दिस इज 5 ग्राम, NaNO3 हमें बताना है कितना मिलेगा। लेट इट इज x ग्राम। नाउ वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ total mass of reactant is equal to total mass of product. So we can say total mass of reactant 2 plus 4 is equal to total mass of product 5 plus x, और यहां से हम x की वैल्यू बता सकते हैं, x will be 1 ग्राम। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना। So we can say amount of NaNO3 will be 1 ग्राम। तो ऐसे हमें कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए, हम बड़ी आसानी से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से अमाउंट पता लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, हर एक में एक ही बात यूज होगी, एक ही तरह से सॉल्व होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 कहा गया, some amount of acetic acid CH3COH acetic acid reacts with 10 gram of
ethyl alcohol to give 5.5 gram of ester and 12 gram of water. Find out amount of acetic acid reacts. Amount of acetic acid reacts. स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। कुछ एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है, यानी वी कैन से, हमसे कहा गया एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल। अगर आपको इथाइल अल्कोहल का फार्मूला पता है तो यहां लिखें, नहीं पता है तो ना भी लिखें, ऐसे ही लिखा रहेगा। रिएक्ट्स टू गिव 5.5 ग्राम ऑफ एस्टर। अब हमें नहीं बताया गया कौन सा एस्टर मिला, हमने सिंपली लिख दिया एस्टर एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमने लिख दिया। हमसे कहा गया फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स, यानी हमें नहीं पता कितना एसिटिक एसिड, लेट इट इज एक्स, इथाइल अल्कोहल दिया गया है, दिस इज 10 ग्राम, एस्टर मिला हमें 5.5 ग्राम और वाटर मिला हमें 12 ग्राम। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब देर किस बात की है? अप्लाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, total mass of reactant is equal to total mass of product. So we can say x plus 10 is equal to 5.5 plus 12, that is 17.5, and x is equal to 17.5 minus 10, that is 7.5 ग्राम। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 7.5 ग्राम। So amount of acetic acid reacts is 7.5 ग्राम। इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। लिमिटेशन याद रखनी है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इस तरह से बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड is always made up of same elements combining together in fixed proportion by mass। पहले इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इस डेफिनेशन में कहा गया कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड से बना हो, कहीं भी बना हो, वो हमेशा एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है जिनके वेट का रेशो हमेशा फिक्स रहता है। कोई भी कंपाउंड कहीं भी बना हो, कैसे भी बना हो, वो हमेशा एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है जहां उनके वेट का रेशो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CO2 फॉर्म करते हैं, CO2 किसी भी मेथड से बनाई जा सकती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन के कंबशन से CO2 को बनाया जा सकता है, या हम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से भी CO2 को बना सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तीनों ही मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और ये हमेशा ही कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ
सिमिलर एलिमेंट। और अगर आप इनके वेट का रेशियो देखें, दिस इज 12 और ऑक्सीजन का वेट दिस इज 32। 12:32 का यहां पर रेशियो है। यहां भी 12:32, 12:32, 12:32. So we can see a chemical compound is always made up of same element combining together in fixed proportion by mass. इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजिशन कहा जाएगा। इस लॉ की एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन है इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। ये लॉ आइसोटॉप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद जानते होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 12 और कार्बन 14 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन से बनता है, तो यहां रेशियो कितने का हो जाएगा? 12:32 का। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड C14 से बनता है, तो यहां रेशियो हो जाएगा 14:32 का। तो हम कह सकते हैं यहां रेशियो डेफिनेट नहीं है, एलिमेंट बेशक से सेम है लेकिन रेशियो डेफिनेट नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, द लॉ इज एप्लीकेबल विदाउट कंसिडरिंग द आइसोटॉप, या आइसोटॉप्स के केस में यह एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहां से जरा इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल इस तरह से है, CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड। सपोज आपसे कहा गया CO2 को दो तरह से बनाया गया। कैल्शियम कार्बोनेट गिव 11 ग्राम ऑफ CO2 and similarly combustion of methane give 22 ग्राम ऑफ CO2। हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसे देखें, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमें किसी तरह से यह पता लगाना है यहां कितने परसेंट कार्बन है और यहां कितने परसेंट कार्बन है। दोनों ही मेथड से एलिमेंट तो सेम है, हमें इनके वेट में रेशियो यहां पर प्रूव करना है। सो इन फर्स्ट केस हमें गिवन है वेट ऑफ CO2 दैट इज 11 ग्राम। CO2 के फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 44। सो वी कैन सी 44 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देखा जाए 44 ग्राम, 44 ग्राम में कार्बन है हमारे पास 12 ग्राम, तो 11 ग्राम CO2 में कितना होगा? 11 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा? 12/44 इंटू 11। सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 3 ग्राम। तो जितना भी हमें CO2 मिला है उसमें कार्बन का वेट आ गया हमारे पास है 3 ग्राम। सो वी कैन से 11 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन है हमारे पास 3 ग्राम, तो 1 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा? दिस इज 3/11 इंटू 1। और 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 3/11 इंटू 1 इंटू 100। सॉल्व करके 2727% ये हमारे पास कार्बन आ जाएगा और रिमेनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन की हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड मेथड, बी मेथड में कहा गया है 22 ग्राम ऑफ CO2 हमें मिला, तो उसी तरह से कहेंगे यहां गिवन है हमें वेट ऑफ CO2 22 ग्राम। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम ऑफ CO2 possess 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और 22 ग्राम में कितना होगा? 22 ग्राम 12/44 इंटू 22।
ये 2 पे गया, दिस इज 6 ग्राम। नाउ वी कैन से 22 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन है 6 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6/22 इंटू 1, और 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, दिस इज 6/22 इंटू 1 इंटू 100, और ये आएगा 27.27% ऑफ कार्बन। सो वी कैन से अगर इस मेथड से CO2 मिलता है, उसमें कार्बन की परसेंट 27.27 है, और इस मेथड से जो CO2 मिलता है वहां भी परसेंटेज 27.27, यानी दोनों ही केस में परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम है, हम कह सकते हैं कंपोजिशन सेम है, और इस तरह से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहां पर प्रूव हो जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल हमें दिया जाएगा, आपको जस्ट ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि आपको कितना प्रोडक्ट मिला है, उसमें आपको किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। अगर वो दोनों तरफ से सेम आती है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू रहेगा। तो ऐसे हमारे पास 2 लॉ हो चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।